हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों और आपकी पढ़ाई जम के चल रही हो। तो आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट अब अपनी तैयारी एकदम उच्च लेवल की कीजिए ताकि आप बोर्ड में 90% प्लस ला सकें और अपने माता पिता अपने टीचर को गर्व का अनुभव करा सके। तो सबसे ज़्यादा तो आप भी खुश होंगे अगर आप अपना अच्छा देकर, बेस्ट देकर और उससे अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आप मेहनत करते रहिए और आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आइए, आज के टॉपिक में हमने ओम का नियम्स पढ़ा था, तो उसमें आया था रेजिस्टेंस। हमने तो रेजिस्टेंस का देख लिया था कि क्या होता है। रेजिस्टेंस बराबर V/I होता है और उसकी यूनिट होती है ओम। ओम के नियम पे उसकी यूनिट रख दी गई ओम, और ओम का नियम हमने अच्छे से पढ़ा था। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि आखिर जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर किस पे करता है, उसकी निर्भरता कैसे होती है। तो आइए हम देखते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता। अब हमने देखा था कि R = V/I होता है। ये तो हमारे फार्मूले के ओम के नियम से है। और V = IR, ये होता है हमारा ओम का नियम, जिसमें R क्या है, प्रतिरोध है। अब हम देखते हैं कि R डिपेंड किस पे करता है। देखिए, जो प्रतिरोध होता है वो L के समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा, प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होती है निर्भरता। R 1/A। या समानुपाती का हम चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 1/A, क्योंकि ये क्या है, समानुपाती है। A ही तो क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब करेंगे तो आपके पास L/A आ जाएगा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है आखिर। अगर आप यहाँ से L बढ़ाएंगे तो R क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर आप A बढ़ाएंगे तो R क्या होगा, कम होगा। और A को कम करेंगे तो A बढ़ेगा, और यहाँ से इसको कम करेंगे तो ये भी कम होगा। यानी यहाँ से भी देख लीजिए, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। व्युत्क्रमान, इसमें संबंध व्युत्क्रमानुपातिक होता है कि जब हम इसे नीचे वाली चीज को बढ़ाएंगे तो ये वाली चीज घटेगी, अगर इसको हम बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये वाली चीज बढ़ेगी। ये होता है कुछ क्रम। अगर मान लीजिए आप तार लेते हैं तो तार की जितनी लंबाई है तो प्रतिरोध जितना L होगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा। लेकिन अगर आप किसी चालक तार की मोटाई बढ़ाना शुरू कर दे तो उसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये होता है इसमें। अब देखिए, ये जब समानुपाती है तो हम समानुपाती चिन्ह को जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, और यहाँ पे नियतांक आता है रो। इसे हम बोलते हैं रो, और हिंदी में बोले तो इसका नाम होता है रो। ये भी ग्रीक वर्ड है, और इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। ये तो पूरी थी प्रतिरोध की निर्भरता कि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। अब आइए हम प्रतिरोध का संयोजन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर हम प्रतिरोध को संयोजन कितने प्रकार से कर सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन। देखिए, प्रतिरोध का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है समांतर क्रम और दूसरा हम लेंगे श्रेणी क्रम। यहाँ से आ गया। प्रतिरोध का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में। अब देखिए, हमें प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर का मतलब एक के ऊपर एक समांतर रेखाएं जैसे खींची जाती हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर हम एक डायग्राम बना लें, ये हो गया बैटरी, इस समांतर क्रम में हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। ये हमको रेजिस्टेंस मिल गया R1, R2, R3। यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है और ये हमारी बैटरी हो गई प्लस माइनस। हमने बैटरी को संयोजित कर लिया। अब इस प्रकार से संयोजित करते हैं तो इसका मतलब फार्मूला क्या आता है लगाने के लिए, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़ा हो तो निकालिए कि उसमें टोटल प्रतिरोध क्या होगा। तो हम बार बार जोड़ के तो ऐसे करेंगे नहीं, तो हम इससे दोनों से एक एक फार्मूला निकाल लेते हैं, जिस फार्मूला का यूज करके हम किसी भी प्रतिरोध में टोटल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, समांतर क्रम में आपको विभव को स्थिर रखने पर, यानी जो V होगा वो कांस्टेंट होगा। इसकी परिभाषा होती है कि समांतर क्रम में विभवांतर कांस्टेंट होता है और जो श्रेणी क्रम में होता है इसमें धारा कांस्टेंट होती है, I कांस्टेंट। अगर हम श्रेणी, पहले हम समांतर क्रम का निकाले थे फिर हम श्रेणी क्रम का निकालते हैं। अब इसमें जो V है वो तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ से निकाल लें तो विभवांतर तो सेम हो जाएगा और R आपको डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ से I भी हम निकालेंगे कि इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से I1, I2, I3 धारा प्रवाहित हो रही है। विभव हमारा पूरा का पूरा सेम है। ये इसका डायग्राम हो गया। अब इसी का हम यूज करेंगे इस फार्मूले का। अब यहाँ से लिखेंगे कि I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। फिर लिखेंगे हम I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। I3 इज इक्वल टू V अपॉन I3। बस हमने इसको पक्षांतर किया, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें I पता है और R पता है
मतलब यहाँ से हमें आई पता नहीं है, इसमें पूरा का पूरा फिक्स है कि विभवांतर सेम है, और इसमें R1 रेजिस्टेंस है, इसमें R2 रेजिस्टेंस है, इसमें R3 रेजिस्टेंस है। तो जब हमें आई निकालना होगा तो यहाँ से हमें पता है कि V बराबर I अपन R होता है। तो जब हमें आई निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपन R, और इसी को हमने बना लिया समीकरण अलग। ये हमारे पास एक समीकरण, और ये हो गया दूसरा समीकरण, और ये हो गया तीसरा समीकरण। अब यहाँ से हम समीकरण 1 व 2, 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से संपूर्ण प्रवाहित होने वाली धारा। अब यहाँ से आई जा रही है तो हम चेक करें कि यहाँ पे हमें कितनी धारा मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे जब बढ़ जा रही है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1 और 3 को सबको हम क्या कर देंगे, 1 2 3 को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के पास हमें जो टोटल संपूर्ण प्रवाहित होने वाली धारा है वो मिल गई। अब यहाँ से हम बस निकाल लेंगे I, और ये I1 की जगह क्या रखेंगे, V अपॉन R1 प्लस V इज इक्वल टू R2 प्लस V इज इक्वल टू R3। ये हमने सब I1 और I2 और I1 सब 3 का मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, V को कॉमन कर लेंगे। यहाँ से हम ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं। हम यहाँ से I इज इक्वल टू V को कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आ गया। अब इस V को देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर, तो जब हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये V हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V अपन I को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस फार्मूले में अगर हमें V अपन I को लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ये R हो गया, और R इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये और भी आप जोड़ सकते हैं। मेन हमारा यही फार्मूला होता है कि टोटल रेजिस्टेंस समांतर क्रम में हो तो 1 करके 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 जो भी हो हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो ये होता है समांतर क्रम का फार्मूला, और इससे हम इस तरीके से इसको डिराइव किए हैं। अगर यहाँ से अगर ये फिगर से हमने ले लिया, अगर इस फिगर को और डिफाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि माना कि ये एक हमारे पास निकाह है, माना कि 3 रेजिस्टेंस को हमने समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, और उसको एक हम विभव से बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। अब यहाँ से हम दूसरा लिखेंगे कि इसमें विभव क्या है, स्थिर है, मतलब विभव कांस्टेंट है। तो विभव कांस्टेंट होने की वजह से फिर हम ओम का नियम लगा लेंगे, और धारा जैसे जैसे प्रवाहित हो रही है I1 के लिए हम लिख लेंगे V अपन R1, I2 के लिए V अपन R2, I3 के लिए V अपन R3। 3 समीकरण बनाने के बाद तीनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, और टोटल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो वो I1 I2 I3 हो रही है, क्योंकि यहाँ से I थी I, तो यहाँ से जाएगी भी तो I ही। तो हमने यहाँ से I दिया है, तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो तभी तो वो I के बराबर होगी। तो हम या तो I लिखें या तो ये दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि यहाँ से I आ रही है तो यहाँ से भी I धारा ही आएगी। तो इसके अनुसार हमने निकाल लिया, फिर V को कॉमन करके V को हमने इधर छोड़ दिया, और आ गया हमारे पास R। देखिए कितना सिंपल सा डेरिवेशन था। अब इसी फार्मूले से हम बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है। परिभाषा में याद रखिएगा मेन डिफरेंस है कि इसमें विभव कांस्टेंट होता है, और इसमें जो होता है वो धारा कांस्टेंट होती है, और इसमें समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, और ये तो नाम से ही पता है कि इसमें श्रेणी होंगे। मतलब ऐसे हम जाएंगे तो कई सारे रास्ते में से मिलते जाएंगे, और ये है कि ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक मिल रहा है। इस प्रकार से ये संयोजन था। अब आइए हम देखते हैं श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम का अगर हम डायग्राम बनाएं, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसमें देखिए धारा श्रेणी क्रम का इस प्रकार से डायग्राम बनते हैं। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है। अब मान लीजिए यहाँ से जो धारा जा रही है तो जितनी R1 में यहाँ से ट्रांसफर होगी ऐसे मतलब वो स्थिर ही रहेगी। अब रेजिस्टेंस मतलब वो हम सब आगे पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस से थोड़ा सा अवरोध हो जाता है तो वो, लेकिन धारा I ही तो प्रवाहित हो रही है तो I इसको इसमें हमें कांस्टेंट रखना है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि माना थोड़ी हमने 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समायोजित किया है। ये 3 हो गए जिसमें धारा कांस्टेंट है। अब फिर यहाँ से हम सहारा लेंगे किसका, ओम के नियम का। फिर अगेन हम लिखेंगे यहाँ से ओम के नियम से। अब ओम के नियम से होगा क्या, ओम का नियम क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ओम का नियम होता है V = IR। अब इसी से हम पूरा डिराइव फिर करेंगे। अब कांस्टेंट हो गई है क्या, धारा, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे विभवांतर। V1 = क्या हो जाएगा, IR1। धारा तो कांस्टेंट है, ये बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरा V2 = IR2 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब फिर V3 = I/R3 समीकरण नंबर 3। धारा इसमें कांस्टेंट हो गई तो धारा 1 2 3 तो होगी नहीं, धारा आई ही रहेगी। अब हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 2 व 3 से अब हम यहाँ से निकालेंगे संपूर्ण विभवा अंतर, यानी V = V1 + V2 + V3। ये बन गया हमारे पास समीकरण 4 में। यहाँ से समीकरण 4 में V1 V2 V3 का मान रखने पर, अब रखिए मान V = IR1 + IR2 + IR3। अब यहाँ से I तो क्या है, इसमें I सब में कांस्टेंट है तो यहाँ से हम I को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इधर से कॉमन कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास IR1 + R2 + R3। अब इस I को हम भेज देंगे इधर, फिर ये आ जाएगा R1 + R2 + R3 और V/I को हम लिख सकते हैं अगेन फिर R, और ये आ गया R1 + R2 + R3। यानी श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है ये होता है हमारे पास। यहाँ से ये जो आया है देखिए, उसमें इनवर्स में आया था R टोटल रेजिस्टेंस 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, लेकिन इसमें क्या है R = R1 + R2 + R3। तो ये आपको बस याद रखना है कि श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन कैसे होता है। तो ये आ गया हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला और पीछे हमने निकाला था समांतर क्रम का फार्मूला।
ये दोनों फार्मूला निकालेंगे तो आप आसानी से कोई भी यहाँ से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक पहुँचे और उनकी हेल्प हो सके। और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।